जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों। श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। अपने क्लोज पढ़ रहे थे, क्लोज के अंदर हमने नाउन क्लोज को भी पढ़ लिया था और एडजेक्टिव क्लोज को भी पढ़ चुके, रिलेटिव क्लोज को भी पढ़ चुके थे। एडवर्ब क्लोज की बात करनी थी आज। एडवर्ब क्लोज मैंने कल कहा था कि अगली क्लास जो अपनी रहेगी वो एडवर्ब क्लोज को लेकर रहेगी। एडवर्ब क्लोज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ बातें इसमें विशेष रूप से आपको जो ध्यान में रखनी है उन बातों के बारे में भी हमने चर्चा की है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब किसको कहते हैं? अगर ये बात आपके समझ में आई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए, और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने लिखा भी है, एडवर्ब क्लोज का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। क्लोज का मतलब आप जानते ही हैं उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य की चर्चा करते हैं। जो वर्ब एडजेक्टिव व अनोदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, जो किस किस को वर्ब एडजेक्टिव व अनोदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब कहलाएगी। वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक अनोदर एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे, मॉडिफाई करने का काम करे, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। अब देखिए, मैंने यहां एक सारणी बनाई है। आपको अगर ये सारणी याद रह जाए ना तो इसमें ज्यादा माथापच्ची है नहीं, इसमें ज्यादा वो बात है नहीं। हालांकि इन चीजों को हमने विस्तार रूप से पढ़ा भी है, और विस्तार रूप से कहाँ पढ़ा है? सिंथेसिस में अपने पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर सोचा चलो आपके लिए इसको थोड़ा अलग पढ़ाएं, तो अलग से एक सारणी भी बना देते हैं। शॉर्ट में है ये। देखो यहाँ मैंने, इसमें भी मैं यहाँ से थोड़ी लाइन खींच देता हूं ताकि आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैंने चर्चा की है यहाँ कि जिस एडवर्ब क्लोज को आप पढ़ने जा रहे हो उसको कितने टाइप्स में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके टाइप्स लिखे हैं। ध्यान देना, कौन से टाइप हैं? टाइम एडवर्ब क्लोज का, रीजन, कंडीशन, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, प्लेस, रिजल्ट। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टाइम बताने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, रीजन बतलाने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, कंडीशन बतलाने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, पर्पस बताने वाला कंजक्शन कौन सा होगा, कॉन्ट्रास्ट बताने वाला कौन सा होगा, प्लेस की बात कौन करेगा और रिजल्ट कौन बताएगा। अब देखो, मैंने इनके सामने विद एग्जाम्पल लिखा है। अगर मैं टाइम की बात करूं ना तो टाइम को बताने वाले तीन कंजक्शन लिखे मैंने, व्हेन, आफ्टर और बिफोर। और यहाँ एक का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखो, ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि व्हेन, आफ्टर और बिफोर कंजक्शन आपको यूज करने के लिए देंगे सेंटेंस के अंदर। आपको सेंटेंस में ये दिया होगा कि व्हेन का प्रयोग करिएगा, आफ्टर का प्रयोग करिएगा या बिफोर का प्रयोग करिएगा। जब इनका प्रयोग करेंगे अपने को दो सेंटेंस मिलेंगे। मैंने एक सेंटेंस में इनका प्रयोग करके लिख दिया, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, तो फिर मैं घर गया बाद में। कब? जब मेरा काम पूरा हो गया, जब मेरा काम कंप्लीट हो गया उसके बाद आप घर गए। तो आप इस सेंटेंस को आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क आई वेंट होम ऐसे भी बना सकते हैं, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क। दूसरा देखिए, रीजन बताने वाले, तो रीजन कारण बताने वाले बिकॉज, सिंस का प्रयोग करते हैं, जो कारण को दर्शाते हैं, जो कारण बतलाएंगे। उसका हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ, सी वो सैड, वो उदास थी। क्यों उदास थी? बिकॉज सी फेलिड, क्योंकि वो असफल हो गई। देखिएगा, रिजल्ट है उदास होना और रीजन है फेल हो जाना। तो जब भी कारण बताने वाले किसी कंजक्शन का यूज होगा ना, तो रीजन बाद में, कंजक्शन पहले, और उसका रिजल्ट जो है वो उस कंजक्शन से पहले। यानी कुल मिलाकर बात ये याद रखनी है कि ये जो रीजन है, ये रीजन इस कंजक्शन के बाद में यूज में लेना है। इसमें
आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क, इसमें टाइम बाद में है, देख लो किस टाइम आप घर गए, तो टाइम बताया जा रहा है कि मेरा काम करने के बाद गया। इसमें बिकॉज के बाद क्या है, रीजन, तो रीजन बताने वाला है। इस तरह से इन कंजक्शन को याद रखना पड़ेगा। मैं आपको और समझाऊंगा, एक बार थोड़ा इस सारणी को देख लेते हैं। उसके बाद हमने लिखा है कंडीशन। कंडीशन इफ अनलेस से बताई जाती है। देखो, आई कांट गो, मैं सॉरी यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, अनलेस आई से यस। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब तक मैं यस ना कह दूं आपको तब तक वहां से नहीं जाना है। तो देखो, कंडीशन वाले किसी भी कंजक्शन का यूज होता है तो सेंटेंस की कंडीशन बाद में आती है उस कंजक्शन के, वो कंजक्शन पहले आता है। इस बात का ध्यान रखें, सब में एक जैसा है। मैं और बड़े शॉर्ट में समझाऊंगा। एक बार आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, एक बार ध्यान से देख लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप गलती नहीं करोगे। फिलहाल जो सेंटेंस आपके सामने है, जो एग्जाम्पल आपके सामने है, उनमें उन कंजक्शन का यूज किया हुआ है। इसके बाद जो प्रैक्टिस होगी कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहां से अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो, पर्पज यानी उद्देश्य। उद्देश्य बताने के लिए सो दैट का एक साथ यूज होता है। तो वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सेस, कठिन मेहनत करो ताकि यू मे सक्सेस, आप सफल हो जाएं। अब देखिएगा उद्देश्य क्या है कठिन मेहनत करने का, उद्देश्य ये है कि आप सफल हो जाएं। सफल होने की संभावना ज्यादा है जब आप कठिन मेहनत करोगे तो, यानी पर्पज जो था वो इस कंजक्शन के सो दैट के बाद में आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट विरोध, और विरोध दर्शाने के लिए ऑल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। तो ऑल्दो इट वाज कॉल्ड वी वेंट आउट, वी वेंट आउट, देखो ठंड थी और वी वेंट आउट, हम बाहर गए। तो देखो वी वेंट आउट ऑल्दो इट वाज कॉल्ड, अब वी वेंट आउट, हम घर से बाहर निकले, इसका रीजन क्या था, सॉरी कॉन्ट्रास्ट क्या है, इट वाज कॉल्ड, यानी ठंड ज्यादा थी। तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट दर्शाने वाला जो सेंटेंस है वो ऑल्दो के बाद आ रहा है। प्लेस स्थान, वेयर या वेयर एवर, वेयर या वेयर एवर। सिट बैठ जाओ, वेयर यू लाइक, जहां बैठना तुम पसंद करो। तो देखो कहां बैठ जाओ, जहां बैठना आप पसंद करो, तो स्थान बाद में आ रहा है। रिजल्ट परिणाम, सो दैट, ये देखो इसमें और इसमें मार मत खा जाना। एक सो दैट एक साथ में यूज होता है, जो एक साथ में यूज करता है वो पर्पस दर्शाता है, और जो सो दैट जो है वो उनका अलग अलग यूज जब करते हैं तो वो रिजल्ट वाले सेंटेंस में उसका यूज होता है। तो एग्जामिनर अगर इनमें दोनों में से पूछ ले और अगर आपको स्पेस देके पूछ रहा है, इसका मतलब सो दैट का अलग अलग प्रयोग करवाना चाह रहे हैं, और वो जो सेंटेंस है उसमें रिजल्ट का कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, पर्पज वाले में उद्देश्य नजर आता है। देखो ही इज सो टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, दैट ही कांट वॉक, वो नहीं चल सकता। ध्यान रखना मैंने उसमें करवाया है टू मिलता है इसमें ज्यादातर, कि ही इज टू टायर्ड टू ही कांट वॉक, तो आपको क्या करना है, टू की जगह सो दैट का यूज कर लेना है। आप जब सेंटेंस पढ़ोगे, जब मैं इनका अलग अलग प्रयोग करवाऊंगा तो ये बड़े इजीली समझ आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये बातें ध्यान में होनी चाहिए कि हमें एडवर्ब क्लोज को जो पढ़ना है, उस एडवर्ब क्लोज को कितने टाइप से पढ़ना है, उसमें कौन कौन से कंजक्शन का यूज होता है, और कौन सा कंजक्शन किस काम आता है, ये बातें अगर आपको ध्यान में है तो। दूसरी बात, जब भी आप सेंटेंस में इनका यूज करते हैं तो सेंटेंस में यूज करने के बाद जैसे आप पर्पज वाला यूज कर रहे हैं तो बाद में पर्पज आना चाहिए, कंडीशन वाला यूज कर रहे हैं तो बाद में कंडीशन आना चाहिए, रिजल्ट वाला यूज कर रहे हैं तो बाद में रिजल्ट वाला सेंटेंस आना चाहिए। दो सेंटेंस मिलेंगे ना, तो दोनों में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपने किसी सेंटेंस में टाइम वाले कंजक्शन का यूज करने के लिए एग्जामिनर ने आपको दे दिया, आफ्टर बिफोर या फिर व्हेन का यूज कर रहे हैं आप, तो फिर आफ्टर बिफोर व्हेन के बाद वो सेंटेंस आएगा जो आपको टाइम दर्शा रहा है। ऐसा ही रीजन में ध्यान रखना है, बिकॉज और सिंस रीजन दर्शाते हैं। सेंटेंस दो मिलेंगे, एक सेंटेंस में रीजन दिया होगा, जो रीजन दिया होगा वो उस कंजक्शन के जस्ट बाद आना है। फिर कंडीशन में भी आपको ऐसा ही ध्यान रखना है
कि दो सेंटेंस मिलेंगे, एक सेंटेंस में कंडीशन होगी और कंडीशन वाला सेंटेंस बाद में आ जाना है। उसके बाद पर्पज, उद्देश्य, सो दैट। पर्पज क्या होगा, वो सो दैट के बाद में आपको जो पर्पज वाला सेंटेंस है वो लिखना है। कॉन्ट्रास्ट, विरोध, विरोधाभास जिस सेंटेंस में दर्शाया जा रहा है वो बाद में आना है। प्लेस, स्थान, वेयर, वेयर एवर, जहां वेयर और वेयर एवर का यूज करते हैं वो बाद में। रिजल्ट, सो दैट अलग अलग है यहाँ, तो रिजल्ट, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, वो बहुत थका हुआ है। ये तो रिजल्ट नहीं है, ये तो रीजन कह सकते हैं। रिजल्ट क्या है, ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता। अब रिजल्ट जो था वो हमने दैट के बाद लिख दिया। बात समझ में आई। ये तो वो सेंटेंस है, किस तरह से अपने को एडवर्ब क्लोज को पढ़ना है और कैसे आपको इसको तैयार करना है, मैंने एक बार सारणी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ऐसा ही करना है। इस पूरे डायग्राम को आपको यूं का यूं एक बार उतार लेना है। एक बार आपने उतार लिया, कम से कम 4 से 5 इसको पढ़ लिया ना, तो एडवर्ब क्लोज वाले जो सिंथेसिस के क्वेश्चन है वो भी इजिली आप कर लेोगे। और क्लोज वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको कंजक्शन दिया होगा। याद करना इसलिए जरूरी पड़ जाता है कि यही एडवर्ब क्लोज हमने सिंथेसिस में भी पढ़ा था, और सिंथेसिस में वहां ये कंजक्शन दिए नहीं होते। और उन कंजक्शन को याद कैसे करें, तो इनको याद करने का बड़ा इजी तरीका है कि आप इस डायग्राम को बनाइएगा, अपनी नोटबुक में व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा और 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लें। कौन सा कंजक्शन किस काम में अपने यूज में लेते हैं वो तैयार कर लें। अब अगर इन सेंटेंस में सब में ब्लैंक दिया होता तो यहाँ ब्लैंक आता, यहाँ ब्लैंक आता, और यहाँ ब्लैंक देख के अगर पूछते वो तो यहाँ फिर आपको ब्लैंक दिया होता और इस ब्लैंक की जगह आपको यूज करना होता। तो अगर आपको ये सेंटेंस ध्यान में है, अगर ये इनका यूज ध्यान में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम है आपको होगी नहीं। अब एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी फटाफट फुर्ती करके। इन सब की मैं सामूहिक अलग अलग कंजक्शन को लेकर अलग, जैसे टाइम वाले कंजक्शन को पहले, रीजन वाले को बाद में, कंडीशन वाले को बाद में, पर्पस वालों को उसके बाद, कॉन्ट्रास्ट वाले उसके बाद, प्लेस वाले उसके बाद, रिजल्ट वाले उसके बाद मैं आपको इसकी तैयारी करवाऊंगा, अलग अलग की तैयारी करवा दूंगा। अब मैं सीधा प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके अंदर एडवर्ब क्लोज के अंदर जो मुझे समझाना था, जो बातें आपको बतानी थी, वो मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचा दी, आपको बता दी। अब अगली अपनी जो क्लास आनी है उस क्लास में मैं केवल और केवल, जैसे पहले दिन आपको मैंने टाइम और रीजन वाले 2 कंजक्शन उठा लिए, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सिंस, और फिर इसके खूब सारे एग्जाम्पल दे दिए। आपके सामने एग्जाम्पल रख दूंगा 10 से 12, और उन एग्जाम्पल में इनका यूज बता दूंगा कि यहाँ इस तरह से आपको यूज करना है। पर तब तक के लिए आपको इन सब को बढ़िया तरीके से ये तैयार करना है और इसको समझना है कि इस तरह से इसमें इस कंजक्शन का यूज होता है। ये कंजक्शन टाइम बताता है, ये कंजक्शन प्लेस बताता है, ये कंजक्शन है कॉन्ट्रास्ट को बताएगा, ये कंजक्शन पर्पस को बताएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ना तो पर्पस बताने वाले कौन से कंजक्शन है या कॉन्ट्रास्ट बताने वाले कौन से कंजक्शन है, तो आपके तुरंत जवाब आना चाहिए कि ऑल दो और दो का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए करते हैं, टाइम बताने के लिए आफ्टर बिफोर का प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। हालांकि और भी कंजक्शन होते हैं, लेकिन ये जो कंजक्शन है अगर आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है तो मुझे विश्वास है कि आप लोग गलती नहीं करोगे, आपसे गलती नहीं होगी। बाकी भले आप कितना इनको रट लें, रटने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके ये चीजें समझ में आएगी। और अगली जो अपनी क्लास है वो केवल और केवल 2 या 3 क्लास एडवर्ब क्लोज को लेकर रहेंगी, और जिनमें मैं केवल 2-2 करके इनको आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसे टाइम और रीजन की प्रैक्टिस कर लेंगे, कंडीशन और पर्पस की प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट, प्लेस और रिजल्ट की एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस प्रकार 3 क्लासों में, अगली 3 क्लासों में कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के करवा दूंगा। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो क्लासें अगर एक बार आप अटेंड कर लेोगे तो फिर क्लोज वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि नाउन क्लोज को पढ़ा है हमने,
एग्जेक्टिव क्लोज को पढ़ा, एडवर्ब क्लोज एग्जेक्टिव को पढ़ा है हमने, और आज पढ़ रहे हैं अपने एडवर्ब क्लोज। तो तीनों क्लासें अगर आपने व्यवस्थित तरीके से देख ली तो ऐसा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जो क्वेश्चन आपको ना आए। तो इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को थोड़ा कम टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रो का टाइम चल रहा है, आप बच्चों के पास भी टाइम बहुत ही कम है, और थोड़े समय के अंदर और ये बातें एक बार आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली तो अगली क्लासें निश्चित रूप से आपको शानदार दमदार समझ आएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।